हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम मनमोहन मिश्रा। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड के बारे में। तो बेसिकली एक मिड कैप बेस्ड फंड है। तो मैं आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल में आपको ये मिड कैप फंड का रिव्यू करके दिखाने वाला हूँ, एक्सेल शीट में लाइव प्रूफ के साथ। और लास्ट में मैं आपको कंक्लूजन में बताऊंगा कि आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और अगर आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए तो कितने साल तक करना चाहिए, तो आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाएगा। तो ये पूरा डिटेल एनालिसिस होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, मैं ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि हमारे यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड, इसका लॉन्च ऑन डेट जो है वो 1 जनवरी 2013 है। मतलब अगर आप देखें तो ये लॉन्च ऑन डेट से 11.4 इयर्स इसको हो चुके हैं टोटल, जब से ये लॉन्च हुआ है। और इसका कैटेगरी रिटर्न देखें तो ऑल टाइम रिटर्न है 19.46% तक का रिटर्न। लेकिन इस फंड में जो रिटर्न है 11.4 इयर्स में 22.24% तक का रिटर्न, मतलब आप देख पा रहे करीब करीब 3% से अपने मार्जिन को बीट कर रखा है अप्रोक्स। तो इसने एक बहुत ही बड़े मार्जिन से अपने कैटेगरी को बीट कर रखा है, और रिटर्न भी बहुत ही मैसिव है। अगर आप देखें 23% तक का रिटर्न, ये बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न है। लेकिन अब इसमें रिस्क कितना है, और मार्केट कैपिटल कितना है, सेक्टोरल एलोकेशन क्या है, सारे कितने डिपेंडेंसीज है, वो सारा भी आपको ये वीडियो में पूरा पता चलेगा। मैं आगे बताऊंगा। अब मान लीजिए अपने 1000 रुपए तक इसमें एसआईपी क्या होता है कंटिन्यूसली 10 साल हर महीने, और आपका जो अमाउंट डिपॉजिट होता है वो 1,20,000 रुपीज, और 1,20,000 रुपीज कन्वर्ट हो जाता है 4,24,000 रुपीज में। तो आप देख पा रहे हैं कि आपको जो पैसा लगभग 3.5 गुना हो गया है, और वो भी 10 साल में। लेकिन अगर मान लीजिए अपने इस फंड में ना इन्वेस्ट करके आपने गोल्ड पे किया होता, तो गोल्ड में आपका जो अमाउंट डिपॉजिट होता है वो 1,20,000 रुपीज, और 1,20,000 रुपीज आपका कन्वर्ट होकर 1,98,000 रुपीज बन गया होता। तो अब देख पा रहे हैं यहाँ पे जो पैसा है आपका लगभग मतलब आधा गुना ही हुआ है। मतलब 1 गुना तो भी नहीं हुआ है, अगर आप देखें तो देखिए डबल तो पैसा हुआ भी नहीं है। तो आप मान सकते हैं कि मतलब यहाँ पे जो पैसा है आपका, मतलब अब डबल से आप 40,000 रुपए कम हुआ है। तो ये देखा जाए, और अगर यहाँ पे नीचे एफडी का अगर डेटा देखा जाए तो 1,20,000 रुपीज डिपॉजिट होता है, 1,74,000 रुपीज होता है। तो गोल्ड ने एफडी से तो अच्छा खासा रिटर्न दिया है, लेकिन जो भी हो, आप ये इन्वेस्टमेंट की पावर देख पा रहे होंगे। मतलब यहाँ पे जो पैसा आपका 3.5 गुना लगभग हो चुका है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि डबल नहीं हुआ है, डबल से थोड़ा कम है, 40,000 रुपए तक का कम है। और यहाँ पे तो पैसा कुछ भी नहीं बढ़ा है। तो आप देख पा रहे हैं कि मतलब इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न तो है ही, और बहुत ही मैसिव रिटर्न है इस पर्टिकुलर फंड में। अब रिटर्न वर्सेस कैटेगरी की बात करें तो डेफिनेटली इसका रिटर्न कैटेगरी के हिसाब से बहुत हाई है। और रिस्क और कैटेगरी की बात देखें तो कैटेगरी के हिसाब से इसने अपने रिस्क भी एवरेज ले रखा है, यानी कि बहुत ज्यादा रिस्क लिया हो। और अगर आप इसमें मान लीजिए इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप 300 रुपए से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, एसआईपी अपना स्टार्ट कर सकते हैं। और आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, मतलब लमसम करना चाहते हैं, तो 100 रुपए से आप लमसम कर सकते हैं। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि बहुत ही कम अमाउंट में आप लमसम और एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। और लॉक इन पीरियड की बात करें तो कोई लॉक इन पीरियड नहीं, आप कभी भी इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कभी भी आप इसमें से एग्जिट मार सकते हैं। अब एयूएम साइज की बात करें, जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है, बेसिकली ये क्या होता है कि इसमें कितना पैसा इस पर्टिकुलर फंड में इन्वेस्टेड है, ये हमें पता चलता है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 60,418 करोड़ रुपीस तक का इन्वेस्टमेंट हो रखा है। तो जैसे कि मैंने आपको हर एक वीडियो में बता रखा है, जो एएम साइज होता है, अगर मान लीजिए कम होता है तो प्रॉब्लम क्या आती है कि उसमें मतलब आप जो फंड है ना वो ज्यादा वेल एस्टेब्लिश नहीं होता। तो आपको थोड़ा डर रहता है कि यार ये वेल एस्टेब्लिश फंड नहीं है, पता नहीं कैसा रिटर्न देगा फ्यूचर में, लोगों का ज्यादा इन्वेस्टमेंट इसमें हो नहीं रखा है। लेकिन अगर एएम साइज बहुत ज्यादा होता है, मतलब जैसे कि इस पर्टिकुलर फंड में है, तो इसमें थोड़ा फंड मैनेजर को मैनेजमेंट करने की दिक्कत आ जाती है। तो जब मैनेजमेंट करने की दिक्कत आती है तो आपको कई सारे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। जैसे आप कभी लमसम नहीं कर पाते, बीच बीच में लमसम बंद कर देते हैं, बोलते हैं कि यार आप एसआईपी ही जारी रखिए। कभी कभार इन्वेस्टमेंट भी बंद हो जाता है। तो ये सब फंड मैनेजर पे डिपेंडेंसीज आ जाती है, कि अगर वो ठीक से मैनेज कर लेते हैं तो ठीक ठाक चल जाता है। तो मैंने आपको हर एक वीडियो में बता रखा है, जो एएम साइज के हिसाब से 10,000 करोड़ रुपीज से लेकर 30,000 करोड़ रुपीज के बीच में अगर रहता है, तो आपका ठीक ठाक उसको एयूएम माना जाता है। लेकिन उससे ज्यादा हो जाता है तो थोड़ा बहुत फंड मैनेजर को दिया जाता है, लेकिन ये पार्शियल इंपैक्ट पड़ता है, कोई ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ता है फंड में। तो यहाँ पे थोड़ा ह्यूज अमाउंट है एयूएम, एयूएम साइज इसका बहुत ही है। और एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो 0.75% है। तो 0.75%, मतलब मैंने आपको हर एक वीडियो में बता रखा है कि 1% से नीचे है एक्सपेंस रेशियो, तो ये ज्यादा सही रहता है। क्योंकि आपको देखिए, ये बेसिकली आप तो दिमाग लगा नहीं रहे, आप आपके जो मैनेजर है वो आपको रिटर्न दिलवा रहे हैं। तो यहाँ पे जो आपका मैनेजर दिमाग लगा के जो इन्वेस्ट करके आपको जो अच्छा खासा रिटर्न देता है, तो वो एक्सपेंस रेशियो के तौर पे वो अपना फीस लेते हैं। तो ये जो फीस है 0.75% तक का आपको देना पड़ता है। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, लॉन्ग रन में 0.75% भी बहुत ज्यादा होता है। मैं इसलिए रिकमेंड करता हूँ कि 1% से नीचे हो।
लेकिन 0.5 या 0.6% रहता तो ज्यादा अच्छा रहता, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा हो गया, फिर भी आप मैनेज कर सकते हैं कि 1% से नीचे है। अब टैक्स इन्फॉर्मेशन की बात करें, मान लीजिए आपने 1 साल तक 1 साल के पहले ही आपने इसमें से प्रॉफिट बुकिंग करके एग्जिट मान लिया, तो आपको 15% तक का आपको टैक्स देना पड़ता है प्रॉफिट पे। तो आप देख पा रहे हैं कि अगर आप इंडियन इनकम टैक्स स्लैब में आते हैं तो, और सेकंड हो गया, अगर मान लीजिए आपने 1 साल के बाद सेल करा, प्रॉफिट बुकिंग करी, तो आपको 10% तक का आपने टैक्स देना पड़ेगा प्रॉफिट पे। और अगर आप इंडियन टैक्स स्लैब में आते हैं तो तभी आप देंगे। और मान लीजिए आपने यूनिट को 1 साल पहले सेल कर दिया इन्वेस्टमेंट के, तो आपको 1% तक का एग्जिट लोड देना पड़ेगा, और 1 साल के बाद सेल करा तो कोई एग्जिट लोड कोई देने की जरूरत ही नहीं है। मार्केट कैपिटल की बात करें तो देखिए मिड कैप में इनका जो एलोकेशन है वो 66.52% है। डेफिनेटली ये मिड कैप फंड है तो थोड़ा ज्यादा तो रहेगा ही इसमें। और स्मॉल कैप फंड है, उसमें स्मॉल कैप में अगर आप देखें तो 14.15% तक का इनका कैपिटल है, और लार्ज कैप में 11.03% और अदर्स और डेब्ट में 8.3%। तो आप देख पा रहे हैं कि मतलब 20% तक इन्होंने सेफ चलने की कोशिश करा है, और बाकी जो इनका 80% तक है वो रिस्क ले रखा है। 66% तक का मिड कैप में है, और स्मॉल कैप में आप देख पा रहे हैं कि 14.15%, जो कि बहुत ज्यादा रिस्क ले रखा है। तो देख पा रहे हैं कि रिस्क जो है, मतलब आप एवरेज भी मान सकते हैं कि 20% तक का इनका सेफ चले हैं। यहाँ पे डेब्ट फंड और लार्ज कैप में लगा रखा है, तो 20% ही थोड़ा सेफ चलने की कोशिश करे हैं। सेक्टरल एलोकेशन की बात करें तो फाइनेंशियल सर्विसेज में इसका 26.60% तक एलोकेशन है। सेकंड में कंज्यूमर साइक्लिकल, इसमें 17.65% तक एलोकेशन है। थर्ड में इंडस्ट्रियल्स में 13.92% तक एलोकेशन है। फोर्थ में हेल्थ केयर में 13.04% तक एलोकेशन है। फिफ्थ में टेक्नोलॉजी में 10.86% तक एलोकेशन है। उसके बाद बेसिक मेटल में 9.9% तक एलोकेशन है। उसके बाद कम्युनिकेशन सर्विसेज में 4.27% तक एलोकेशन है। उसके बाद एनर्जी सेक्टर में 2.82% तक एलोकेशन है, और लास्ट में जो हमारा आ जाता है कंज्यूमर डिफेंसिव, इसमें 0.9% तक एलोकेशन है। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो टोटल 5 आपका सेक्टर्स है, मतलब फाइनेंशियल सर्विस, कंज्यूमर साइक्लिकल, इंडस्ट्रियल, हेल्थ केयर और टेक्नोलॉजी, अगर ये 5 सेक्टर अच्छा खासा परफॉर्मेंस देती है तो आपको डेफिनेटली ये फंड जो है अच्छा खासा रिटर्न देगा। तो ये टोटल डिपेंडेंसीज इसमें है, तो डाइवर्सिफिकेशन के मामले में एकदम ठीक ठाक फंड है। अब फंड मैनेजर की बात करें तो चिराग सेतवाड जो है, उनका जो एक्सपीरियंस है 16.86 इयर्स का एक्सपीरियंस है, तो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। और सेकंड जो है वो है ध्रुव मुच्छल, उनका 0.86 इयर्स का एक्सपीरियंस है। तो देखो एक्सपीरियंस के मामले में बहुत ही अच्छे खासे फंड मैनेजर है। तो रेटिंग की बात करें तो 4/5 रेटिंग इसको मिलेगा। आपको इससे कई बेटर थोड़े फंड्स मिल जाएंगे, जैसे एग्जांपल ले लीजिए आपका मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड हो गया, आपका क्वांट मिड कैप फंड हो गया, आपका कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड हो गया। उसके बाद आपका उनके बारे में भी आप रिसर्च कर सकते हैं। इन्वेस्टको इंडिया स्मॉल मिड कैप फंड हो गया, तो इसके बारे में आप रिसर्च कर सकते हैं इसमें इन्वेस्टमेंट करने से पहले। अब इसमें रेटिंग की बात करते हैं 4/5 क्यों दे रखा है, तो मैं आपको भी इस चीज में बताता हूँ। तो देखिए रिटर्न इसका मैसिव है, ये पॉजिटिव पॉइंट है। डेफिनेटली इसने अपने कैटेगरी को बीट कर रखा है, और रिटर्न बहुत मैसिव है 22.24%। डेफिनेटली लॉन्ग रन में बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न है। अब आप देख पा रहे हैं कि इसका जो रिटर्न है हाई है, और जो रिस्क है वो एवरेज है, बिलो एवरेज नहीं है, एवरेज है। तो इसलिए थोड़ा सा आप देख सकते हैं यहाँ से नेगेटिव पॉइंट। और ये एज कम्पेयर टू कैटेगरी है, एज कम्पेयर टू एनी मिड कैप फंड है। आप ये मत सोचिए कि यार एवरेज रिस्क है तो बहुत ही अच्छा खासा फंड है तो मैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करूँ। मिड कैप फंड है तो डेफिनेटली इसमें रिस्क रहेगा। अब यहाँ पे एसआईपी, ये पॉजिटिव बात है कि एसआईपी और वन टाइम इन्वेस्टमेंट आप बहुत ही कम अमाउंट में कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें फेस करने की आपको जरूरत नहीं है। और इसमें सबसे नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे आ जाते हैं, जो एयूएम साइज है बहुत ही ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। मैंने आपको बताया था 10,000 करोड़ से लेकर 30,000 करोड़ रुपए के बीच में अगर रहता है, रुपीस के बीच में, तो बहुत अच्छा खासा रहता है। लेकिन अगर यहाँ पे 60,000 करोड़ हो जाता है तो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, मतलब फंड मैनेजर को थोड़ा मैनेजमेंट करने में दिक्कत आ जाती है। लेकिन मैनेज कर लेते हैं कोई इशू नहीं है। एक्सपेंस रेशियो की बात करें, अगर थोड़ा और कम हो सकता था, थोड़ा ज्यादा हो गया, लेकिन हाँ 1 से नीचे तो आप कंसिडर कर सकते हैं। अब यहाँ पे मार्केट कैपिटल की बात करें तो ठीक है। आप यहाँ पे देखिए मतलब इन्होंने 20% तक का रिस्क लेके चल, मतलब बिना रिस्क लेके चल, और 80% तक का रिस्क लिया। रिस्क और थोड़ा कम हो सकता था, 5% अगर कम रिस्क लेते, मतलब अगर इनका 5% और ज्यादा लार्ज कैप में रहता और स्मॉल कैप में थोड़ा कम कर देते, या मिड कैप में कम कर देते। वैसे मिड कैप में कम नहीं होता कि 66.52% बहुत ही, मतलब इससे ज्यादा कम करेंगे तो सेबी का कोई गाइडलाइन भी चेंजेस हो जाएंगे, क्योंकि गाइडलाइन का जो हिसाब से बोला कि 65% मिनिमम मिड कैप होना चाहिए, तो यहाँ पे 66% तो लेना जरूरी है। तो यहाँ पे देखा जाए तो थोड़ा सा और कम हो सकता था रिस्क, लेकिन फिर भी ठीक ठाक है। अब यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन के मामले में एकदम परफेक्ट है, और फंड मैनेजर के मामले में एकदम परफेक्ट आप मान सकते हैं, क्योंकि एक एक्सपीरियंस बंदा होना चाहिए। तो यहाँ पे एक्सपीरियंस दिख पा रहे हैं कि 16 साल का एक्सपीरियंस, 17 साल के करीब, तो एक ठीक ठाक सा एक्सपीरियंस बंदा है। और दूसरा जो है वो थोड़े कम एक्सपीरियंस है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है।
तो इसलिए रेटिंग इसका 4 आउट ऑफ 5 है। तो ओवरऑल अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो डेफिनेटली आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको टाइम फ्रेम 7 से 10 साल का है, देखिए आप ये मिड कैप फंड है तो इसमें रिस्क बहुत हाई रहता है, ये मत सोचिए। हाँ, मिड स्मॉल कैप फंड से थोड़ा कम रहता है। अब देखिए ये मिडिल रिस्क कंपनी है तो फ्यूचर में ये लार्ज कैप फंड बनने के इनके चांसेस ज्यादा रहते हैं, और इसमें डाइवर्सिफाई थोड़ा कम रहता है। रीजन ये है कि आपकी टॉप की 101 से लेकर 250 कंपनीज के बीच में ही ये इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन कम हो जाता है, स्मॉल कैप फंड में थोड़ा ज्यादा हो जाता है। तो यहाँ पे आप ये चीज भी कंसिडर करके ही इन्वेस्टमेंट करिए और खुद रिसर्च भी करिए, यानी कि मैंने आपको बता दिया। लेकिन हाँ, ये फंड अगर आप बताए तो ठीक ठाक है, फंड अच्छा फंड है, कोई बुरा फंड नहीं है। लॉन्ग रन में अगर आप देखें तो इसने अच्छा खासा रिटर्न भी दे रखा है और अच्छा खासा इसने डाइवर्सिफिकेशन भी है, इनके फंड मैनेजर्स भी ठीक अच्छे खासे हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मैं ऐसे वीडियो लाता रहता हूँ। थैंक यू।